हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हम प्रैक्टिस सेट चले हुए बच्चों, हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। तो पेपर 1 का आज हमारा सेट है 2। तो चलिए आज का हमारा सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 10 की 10 यूनिट्स को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम आज तक हुए हैं 2004 से लेके 2024 तक के, उन सभी के कवर करेंगे क्वेश्चंस को, 10 के 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस को। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर डाला कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन है, आप कुछ और ज़्यादा जो है सॉल्यूशन चाह रहे हैं, या फिर हम जस्ट क्वेश्चन रीड करें और आंसर लीव करूँ मैं ऑप्शन टाइप में। और जिस बच्चे को ये है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो वो क्लास को म्यूट करके भी अपनी कॉपी पेन लेके अपने क्वेश्चंस को अपने हिसाब से अपनी स्पीड करके उस हिसाब से अपने क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल को आप सभी लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा 100 मानक आकलन के घटक हैं? तो 100 मानक क्या है बच्चों? स्वयं का आकलन करना, आपको सेल्फ। तो इसमें क्या क्या करोगे आप? जो अपने आप को, अगर अपने आप को लोगों को आकलन करना है, ये देखना है कि आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी आपको तैयारी हो चुकी है नेट की, तो आप सबसे क्या क्या करोगे? तो हम करेंगे सबसे पहले स्वयं और समकक्षी का आकलन। स्वयं का आकलन करेंगे पहले, फिर अधिगम लक्ष्यों को साझा करेंगे, प्रभावी तरीके से प्रश्न और फीडबैक। शिष्यों में भेद तो करना ही नहीं, क्योंकि शिष्य तो है ही नहीं, आप स्वयं का करना है। तो प्रभावी तरीके से अच्छे से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को पिक करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवाइज जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस के नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, किस किस एग्जाम में आया नहीं आया है, तो आपको पता चले कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लगातार 5-6 एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यूजी नेट साइकिल सोशियोलॉजी 2003 का पेपर, 2023 का। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं? यानी सभी छात्रों को जो है चुनौतीपूर्ण यानी हैवी टास्क दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता भी की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। यानी कि आपको वो कोई टास्क दे दिया है और वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके पीछे से आपको थोड़ा सपोर्ट भी दिया जाएगा। लेकिन जब आप हमें ये लगेगा कि भाई आप अपने आप से उसको करने में सक्षम हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उस जो सहयोग है पीछे से उसको हटा लिया जाएगा। तो ऐसे शिक्षण को क्या कहते हैं? ऐसे शिक्षण को कहते हैं अनुकूलात्मक शिक्षण। जब अनुकूल परिस्थिति आने लगे तो अपना सपोर्ट हटा ले, और जब हमें लगे कि इसको सहायता की आवश्यकता है तो उसको हम सहायता प्रदान कर दें। तो अनुकूलात्मक शिक्षण। क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छे से रीड आउट करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 50+ क्वेश्चन जो आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो। किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो किशोरों के जो सामाजिक अभिलक्षण हैं: कल्पना का विकास, सामूहिक निष्ठा, नेतृत्व का विकास, स्मृति का विकास, या मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। तो किशोर जो होते हैं, किशोरों में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सामूहिक निष्ठा, ग्रुप, नेतृत्व का विकास होता है, प्रधानता आती है सब में, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मित्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि आती है। तो बी, सी और ई, आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक ही ईयर के 3 क्वेश्चन में आया, 3 पेपर में आया है। अधिगम में स्मृति के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अधिगम में हमें स्मृति के नियम देखने हैं। स्मृति क्या होती है? सीखना। अध्यावसाय का नियम, अपर्याप्तता का नियम, संशक्ति का नियम, सहचार्य का नियम, या असंगति का नियम। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें अध्यावसाय का नियम। यानी अध्यावसाय का नियम क्या है? जो काम वो करे जो आवश्यक है।
जो उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को समस्या को हल करने में सहायक हो वे आवश्यक कार्य जरूर करें। फिर है सहशक्ति का नियम, और फिर आता है हमारा सहचार्य का नियम। ए, सी और डी, ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? तो किस चीज में संलग्न करते हैं, यानी संलग्न मतलब साथ मिलाते हैं? विज्ञान परक जांच में, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना, परिकल्पनाओं परिकल्पनाओं का परीक्षण, या समस्या हल करना और लेखन गतिविधियां। तो शिक्षक जो है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए देते हैं और समस्या आत्मसात करने के लिए संलग्न करते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश है, गद्यांश को रीड कीजिए। मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। आप फिर जब आप क्वेश्चन करें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और फिर इसके क्वेश्चंस को कीजिएगा। बहुत से बच्चे तो ऐसे देखे कि गद्यांश में भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। गद्यांश है, सन 1940 में पहले निर्धनता संबंधी धारणाएं और विवेचन बहुत अलग प्रकार के थे। औपनिवेशिक काल में निर्धनता के प्रति संवेदना इस विश्वास से प्रभावित थी कि उपनिवेशवादी की उपस्थिति भले ही मूल निवासियों को थोड़ा बहुत ज्ञान संपन्न बना पाए, उनकी निर्धनता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक था। आर्थिक प्रगति के आधार पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संबंध में मूल निवासियों की क्षमता को शून्य माना जाता था। हालांकि एशिया, अफ्रीका और लातिनी या मूल निवासी अमेरिकी समाजों के अंदर देशज समाजों ने निर्धनता को परिभाषित और विवेचित करने के ऐसे ढंग विकसित कर लिए थे जिनमें समुदाय आधारी मेयविता और यथेष्टा संबंधी दृष्टिकोण अनिहित थे। यह सच है कि आधुनिक अर्थों में अति विशाल निर्धनता केवल अति उभरी जब केंद्रीय अर्थव्यवस्था ने समुदाय को छिन्न भिन्न कर डाला। इसमें देखिए कि इसमें थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन करें जब भी पढ़े, आधुनिक अर्थों में अति विशाल निर्धनता कब बढ़ी? जब बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था ने समुदाय को छिन्न भिन्न कर डाला। परिमाण क्या हुआ? इसने करोड़ों लोगों को भूमि, जल और अन्य संसाधनों से वंचित कर दिया। बाजार अर्थव्यवस्था को सुदृष्टीकरण के कारण व्यवस्था तंत्र संबंधी समस्याएं अपरिहार्य हो गई। निर्धनता संबंधी धारणाओं और पदबंधों में हुए विच्छेद को जानना महत्वपूर्ण है। पहला विच्छेद जो यूरोप में पूंजीवाद के उदय के साथ हुआ, और पहले विच्छेद का वर्णन 19वीं शताब्दी के निर्धन के साथ व्यवहार के लिए उन व्यवस्थाओं के उदय में किया जाता है जो नैतिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायताओं पर आधारित थी। इस संक्रमण के लोक प्रकार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्धनों के सहायता प्राप्त लोगों के रूपांतरण का एक गंभीर परिणाम होना था। निर्धनता के आधुनिकीकरण ने निर्वाध रूप में देशज संबंधों को प्रभावित किया। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया? तो देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना जो है किस माध्यम से किया? विज्ञान और टेक्नोलॉजी के, देशज का पूछा इसने, विदेशी सहायता से, आधुनिक विचार से, संसाधनों का म्यावतापूर्ण उपयोग से। तो जो देशज समाज थे उन्होंने क्या था? संसाधनों के म्यावतापूर्ण उपयोग से। नेक्स्ट है, पूंजीवादी विकास ने निम्न विचारों को प्रतिस्थापित किया। तो पूंजीवादी विचार विकास ने किसको प्रतिस्थापित किया था? आधुनिकृत निर्धनता को, नए व्यक्ति संसाधन को, तीसरी दुनिया को, या देशज संबंध को। तो जो पूंजीवाद विकास था उसने आधुनिकृत निर्धनता को प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है,
गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु है। तो गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था के गुण नहीं, निर्धनता में कमी के लिए लोकपाल की आवश्यकता, लोक या पूंजीवाद के दुष्प्रभाव। पूंजीवाद के दुष्प्रभाव जो है गद्यांश का मूल केंद्रीय विचार है, क्योंकि जब पूंजीवाद ने ही जो बाजार को एक नया और विशाल रूप दिया तो सारे हालात बदल गए और निर्धनता, आधुनिकृत निर्धनता आ गई। सन 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों को बदला जा सकता है, पूर्णतः ज्ञान संपन्न बनाया जा सकता है, या नहीं बदला जा सकता, या उपनिवेशवादियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का जो था वो ये विश्वास था कि निर्धन देशों को नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट है, बाजार अर्थव्यवस्था निम्न के लिए उत्तरदायी थी। तो वो जो बाजारी अर्थव्यवस्था थी वो किसके लिए उत्तरदायी थी? संसाधनों का अधिक पहुंच, अति विशाल निर्धनता, प्रभुबद्ध विकास, या परंपरा का आदर्शीकरण। तो वो थी अति विशाल निर्धनता के लिए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये आपकी रीजनिंग आ गई है। और रीजनिंग बच्चों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से होगी। कोई भी ऐसी रीजनिंग नहीं है कि आप रट सकते हो या समझ सकते हो कि हाँ यही एक सेम ट्रिक यूज होगी। रीजनिंग अलग अलग टाइप से चलती रहती है, हर क्वेश्चन का अलग टाइप हो जाता है रीजनिंग में। तो देखिए क्वेश्चन को, 5, 9, 14, 20, 27 और 35 दे रखा है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नंबर पता करना है। तो 5 और 9 में डिफरेंस है बच्चों +4 का, 9 और 5 में है +5, 14 और 20 में है +6। तो ऐसे सीरीज चलती आ रही ना, 1 2 3, यानी 1 1 ऐड हो रहे हैं, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो 20 + 7 में है 7 का, 27 और 35 में है 8 का। तो अब आगे +9 करोगे तो 35 + 9 हो जाएगा 44। आंसर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ना नंबर के आगे नंबर 1 2 या 3 डिजिट बड़ा दिख रहा है, 4 डिजिट बड़ा दिख रहा है, तो उसमें आप प्लस या माइनस करोगे। अगर आपको नंबर डबल दिख रहा है, डबल से ज़्यादा दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई होगी। और अगर आपको नंबर सेकंड नंबर जो है डबल से कम दिख रहा है, या डबल जो जो आधा दिख रहा है उसका, मान लीजिए कि 6 है, 6 से आगे आपको 3 दिख रहा है या 2 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, तो वो डिवाइड होगा। तो अभी इसको देखते हैं क्या दिया गया है। 6 11 18 27 34 51 66 या 83। तो इसमें से एक हमको गलत पद निकालना कि कौन सा गलत है। तो 6 और 11 में डिफरेंस है +5, 11 + 7 18, 18 + 9 27। तो 2 2 ऐड हो रहे हैं। तो 9 + 11 करो, 9 पे 2 करोगे तो आपको +11 करना पड़ेगा। तो 27 और 11 हो जाएंगे 38 होंगे, 34 नहीं होंगे। तो यही गलत हो गया, 34। 34 गलत है, क्यों 38 आएगा? क्योंकि 6 के बाद 11 है तो +5 है, 11 के बाद 18 है तो +7 है, 18 के बाद 27 है तो +9 है, इन 2 2 ऐड हो रहे हैं। तो इसलिए जो 27 है इसमें +11 आएगा तो 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रदर्शित करती है? तो ये क्या है? 1 4 7 13 22 37 ओ 61 100। तो कोई डिजिट का यानी बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इसका एक जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना उसको निकालने के लिए भी एक रूल होता छोटा सा, उसको आप देख लें कि xn + x n + 1 +2। तो xn होता है जो लास्ट नंबर है, सेकंड लास्ट नंबर। तो 61 + xn + 1 हो जाएगा
यानी इसे नेक्स्ट XN61 है, इससे नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 100 और +2। तो ये हो गया 61, 100 161 और 2 163। यानी XN तो होता है सेकंड लास्ट, और X1+1 होता है तो जो लास्ट से एक आगे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किस संख्या को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगी? तो क्या है श्रृंखला? 51, 153, 76.5, 229.5, 144। यानी बड़े बड़े डिजिट दे रखे हैं। 51 से जस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो पक्का मल्टीप्लाई होगा। आगे 153 से हाफ हो गया 76, तो पक्का डिवाइड होगा। तो 151 को, यानी 51 को किससे डिवाइड करेगी? 153 आ जाए, 2 से तो 100 तक जाएगा, 3 से 115, हाँ 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 153 आ गया। और 153 को अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 150 से 75 होगा, तो 3 आ गया 1.5, तो 765 होगा। तो ये सारे ही क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। अब इसको यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आप लोग आ जाएगा इसका 344 है, तो 170 के आसपास आएगा, 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट पद देखना है, तो ये तो इजी सा सम है। 2 6 12 20, 2 और 6 में +4, 6 और 12 में +6, इसमें +8, यानी 2 2 कर डाला तो आगे +10 हो जाएगा, तो 20 + 10 30 हो जाएगा। रीजनिंग की बच्चों आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब ग्राफ आ गया, DI का क्वेश्चन आ गया है। एक बार आप ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए, या ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए। एक फुटबॉल, एक वृत्त, एक गोलाकार ग्राफ दिया हुआ है वृत्त के रूप में। तो इसमें 15% फुटबॉल का हिस्सा है, 25% क्रिकेट का हिस्सा है, 15% हॉकी का, टेनिस का 10, अन्य 10, बास्केटबॉल 12.5 और गोल्फ भी 12.5। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कुछ था। अब जैसे फुटबॉल पर हॉकी के अनुपात में कितना व्यय हुआ, तो फुटबॉल 15% थी और हॉकी भी 15% है। तो फुटबॉल पर हॉकी के अनुपात में, तो हॉकी के अनुपात में कितना होगा? 15-15 है दोनों, तो 1:1 आ गया, तो 1:1 आंसर भी राइट हो जाएगा। फिर है, यदि खेल कूद में एक वर्ष में कुल व्यय 1,20,00,000 रुपए है, तो बास्केटबॉल पर कितने प्रतिशत खर्च होगा? तो बास्केटबॉल का जो परसेंटेज था बच्चों, उसमें 12.5% था ग्राफ में। तो आपको 1,20,00,000 का, ये एक बार डिजिट काउंट कर लेते हैं, कहीं दाई, हाँ 1,20,00,000 रुपए का 12.5% निकालना, जस्ट सिंपल सा सवाल है। इसका 1,20, आप आगे काउंटिंग कर लीजिए, बाई में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 12/2। तो इसको इससे काट दोगे 60,000 आ जाएगा, 25 गुणा में 60,000 कर दो, 25 गुणा में 60,000 कर दो, सिंपल सा है। 12.5 है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 को मल्टीप्लाई करना था 1,20,00,000 से, डिवाइडेड बाई 100 था, तो 100 से 2 को 2 जीरो काट दो, 2 से 12 को काट दो, 60,000 हो गया, 60,000 टू 50, 25 हो जाएगा 15, तो 15 लाख रुपये आ गया। नेक्स्ट है, यदि खेल कूद का एक वर्ष का 1,20,00,000 रुपए है, तो बास्केटबॉल का कितना होगा? तो यही तो आपने किया है, क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया।
एक ये 15 लाख रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट है, रेखा चित्र अंकित किया करता है कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा होगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो हॉकी का कितना है, 15% है। और फुटबॉल का है, इसका भी 15% है। क्रिकेट है, क्रिकेट 25% है। टेनिस है, टेनिस 10% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा लोकप्रिय हो गया, क्रिकेट हो गया, क्योंकि 25% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में राष्ट्रीय व्यय समान है। तो कौन कौन से खेल हैं जिनमें राष्ट्रीय व्यय जो है, यानी जो खर्च है वो समान है। तो फुटबॉल में है, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, फुटबॉल में है 15, क्रिकेट में है 25, हॉकी में है 15, टेनिस में 10, बास्केटबॉल में 12.5 और गोल्फ में इसमें 12.5 है। तो कौन कौन से जिनमें सेम होगा, तो सेम किस किस में है, हॉकी और टेनिस दे रखा है। हॉकी में तो 15 है, टेनिस में 10 है, ये तो नहीं होगा। गोल्फ और बास्केटबॉल में दे रखा है, गोल्फ और बास्केटबॉल में 12.5 12.5 है। तो ये तो इक्वल हो गए, समान हो गए। क्रिकेट फुटबॉल नहीं होंगे, या तो फिर होने चाहिए फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा गोल्फ और बास्केटबॉल, आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में खेल कूद का कुल व्यय, अब इसने रकम बढ़ा दी, 1 20 से 1 50 कर दिया, तो इसमें क्रिकेट और हॉकी का पूछा है। तो क्रिकेट का कितना था, 25% था, और हॉकी का कितना है, 15% था। तो इन दोनों को जोड़ लो, 40% हो गया। तो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख का 40% निकालना अब आपको, सीधा सीधा। तो 40/100 इंटू ये 1.5 करोड़, इससे इसको काट दो, दो जीरो काट दो, 40 इंटू ये बच गया 15, तो इसको इससे गुना करोगे तो 60 लाख आ जाएगा, 15 चौके 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्रवादिक विकास लक्ष्यों के लिए के तहत समाधान नहीं किया जाना हो। तो ये हमारा पर्याप्त। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है पूछा है जो सहस्त्रवादिक विकास लक्ष्यों में से नहीं हो। तो सहस्त्रवादिक विकास लक्ष्य कौन से थे बच्चों हमारे, तो सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य हमारे 8 लक्ष्य थे इसके अंतर्गत। MDGs जो है, इसके अंतर्गत हमारे 8 लक्ष्य थे। तो उनमें कौन सा नहीं था, शिशु मृत्यु दर, पर्यावरण समर्थिता, मानव अधिकार और प्राथमिक शिक्षा। तो मानव अधिकार जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। तो सहधारणीय लक्ष्य विकास जो लक्ष्य थे वो कितने थे बच्चों, वो 17 थे। तो उसमें से कौन कौन से हैं, ये है एक तो शुद्ध शून्यता, गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, हरित कृषि और जलवायु संकरणी। तो इसमें से जीरो हंगर था सबसे पहले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा नहीं आती इसके अंतर्गत, स्वच्छता और जल स्वच्छता आती है, और जलवायु संकरी आती है, हरित कृषि भी नहीं आती। तो 1 2 3 और 4, 1 2 4 और 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 4 और 6 ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप कितने एग्जाम्स में आया है, 2019 में, 19 में, 19 में, फिर 19 में 4 एग्जाम्स में आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सहधारणीय विकास संक्रिय संक्रिया कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में,
रियो ड जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में, जोहान्सबर्ग समिट में, या अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में? तो ये अपनाया गया था रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में। और ये कब अपनाया गया था? 1992 में। नेक्स्ट है, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? भारत में स्वच्छ उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। इसने पूछा है जो समस्याएं रही हैं वो कौन किसके कारण रही हैं, या तो जो भारत में उच्च अध्ययन और शोध होते रिसर्च होती है उनमें जो सुविधाएं मिलती हैं उनका अभाव, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं है। बात तो दोनों ही ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का अउपयोजन, ये चीज तो हमारे लिए कोई वो नहीं है कि भाई तो शोध में हो रही हो, तो एक और दो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना पर। ये कब से कब तक थी? ये 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दो वाक्य हैं अभिकथन और युक्ति। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। तो सतत विकास है वो मानव समाज विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक साधनों का संरक्षण नहीं होता। संरक्षण तो होता है, संरक्षण नहीं होता। पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक साधनों का संरक्षण नहीं होता। उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती। हाँ, ये बात कह रहे हैं कि जो उचित नीति है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं करती, पर ये नहीं कि उसको बचा सके। तो बातें दोनों ठीक है, पर जो है एक दूसरे से व्याख्या ठीक नहीं है, तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण से संबंधित शक्ति के प्रकार का प्रसंगार्थ, पुरस्कार, निग्रही, अनुनायक, न्यायात्मक, या विधि संगत? तो संप्रेषण से जो संबंधित शक्ति है उसके प्रकारों का सही नियम क्या है बच्चों? उसके प्रकारों का सही नियम है, सबसे पहले आता है विधि संगत एक पे, फिर आता है प्रसंग संगार्थ सेकंड नंबर पे आता है, फिर पुरस्कार आता है 3 पर, और निग्रही आता है 4 पर, और अनुमोदक आता है 5 पर। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनुसंधान करता रिसर्चर है, जब जो अनुसंधान करता है का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वो होता है जैव सामाजिक प्रभाव। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है, आयु पर, नस्ल, लिंग, अभिवृत्ति। तो अनुसंधानकर्ता की जो अभिवृत्ति होती है वो किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है, मनोसामाजिक। नेक्स्ट है, चरों में किसी भी प्रकार की हेरफेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिना हेरफेर के मानव और गैर मानव के अध्ययन को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अनुसंधान। और इसमें जो है जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें एक अवलोकन का अध्ययन किया, अवलोकन संबंध अध्ययन किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
जो कि आप लोग सिर्फ देख कर उसे वो करते हैं कि जो आपने देखा है उसी के आधार पर आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। फिर है अनुभाविक अध्ययन के लिए पोस्टर प्रस्तुति से में क्या हो सकता है। तो आपने जो पढ़ा अगर आप उसको पोस्टर पे डिफाइन करते हैं तो पोस्टर क्या क्या हो सकता है। अमूर्त है, विधि है, डेटा भी है, परिणाम परिमाण भी है और निष्कर्ष भी। ये सारी चीज़ें आप एक पोस्टर पे जो अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अधिकांश संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधी मूल जुड़े रहते हैं। अधिकांश संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधी मूल जुड़े रहते हैं। जिनके पास संप्रेषण की शक्ति नहीं होती वे सदैव, एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी आवाज हो रही थी बाहर तो इसलिए, जो जिनके पास संप्रेषण की शक्ति नहीं होती वे सदैव इसे अर्जित करना चाहते हैं। तो जो शक्ति संबंधित मूल्य जुड़े होते हैं जिनके पास नहीं होती वो इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित प्रणालियों में संगठनिक संप्रेषण किसकी आपूर्ति करता है। तो संगठनिक सांगठनिक प्रणालियों में सांगठनिक संप्रेषण जो है सामाजिक जगत की सामाजिक आगत की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अव्यक्त व्यवसायी समझौते में संप्रेषण क्या होता है। तो एक अव्यक्त व्यवसायिक समझौते में पूछा इसने, यानी कि मार्केटिंग में अगर आप मार्केट में हो तो आपको जब अलग अलग ग्राहकों से जो बात करनी पड़ती है तो उसमें आपको कैसा संप्रेषण संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कैसा करना पड़ता है। तो विस्तृत करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा ओपन, ज़्यादा खुला हुआ कि एक के चीज़ के बाद एक बताना पड़ेगा, क्या पता क्या पूछ के खड़े हो जाए, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। उसके बाद है, सैनन व वीवर के संचार मॉडल में किन पर केंद्रित नहीं था। इनमें से किस पर केंद्रित नहीं था। जो सैनन और वीवर का संचार मॉडल था वो किस पर केंद्रित नहीं था। संदेश संचार पर, संदेशों की अंत्य वस्तु पर, संदेशों के अर्थ पर, संदेशों के पीछे की मंशा पर, या संचार माध्यम पर। तो वो नहीं था जो सेशन और वीवर थे। मैं आपको बता दूं कि जो सेशन थे वो अमेरिकी मैथमेटिशियन थे, मैथ के साइंटिस्ट थे, और जो वीवर थे वो वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो संचार का मॉडल बनाया था वो बनाया था 1948 में। तो और उसमें जो जो क्या क्या नहीं था इनमें से, किस चीज़ पर वो केंद्रित नहीं था, वो संदेश की अंत्य वस्तु पर, संदेशों के अर्थ पर, और संदेशों के पीछे की मंशा, ये चीज़ें उन पर नहीं थी उस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट है, संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल का किस रूप में वर्णन किया जाता है। तो संप्रेषण के माध्यमों की जो गहन जांच पड़ताल है उसका वर्णन आप किस रूप में करेंगे। उसका वर्णन हम मीडिया विश्लेषण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल, ये तो सेम है, रिपीट क्यों हो रहे क्वेश्चन, टाइपिंग गलत हो गई। संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार पर होते हैं। तो जो प्रतिरूप है वो किसके आधार पर होते हैं। संख्याओं के आधार पर, विन्यासकर्मी के आधार पर, वाक्य विन्यास पर, या विराम चिन्ह विधान पर। तो जो प्रतिरूप है वो होते हैं विन्यास कर्मी के आधार पर। संप्रेषण है बच्चों, जो कम्युनिकेशन है वो दो टाइप से होता है। ये संप्रेषण है, ये दो टाइप से होता है। एक होता है शाब्दिक, एक अशाब्दिक। तो जो शाब्दिक है इसमें आप बोलकर और लिखकर बताते हो, यानी कि मौखिक और राइटिंग से। और जो अशाब्दिक है ये आप वाणी के संकेत से, यानी कि और अलग अलग एक्टिविटी से, या फिर टच करके, या कुछ और अपने हाथों से
आंखों से, चेहरे से, किसी भी हिंट से, तो ये उसके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट है, यदि यही यदि कथन कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता, सत्य के रूप में दिया गया है, यानी कि यह सत्य के रूप में दिया गया कि कोई भी पशु, कोई भी शेर जो है शाकाहारी पशु नहीं होता, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्कालिक रूप से सत्य के रूप में अनुमानित किया जाएगा? अगर यह सत्य के रूप में दिया कि कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता, तो तत्काल यानी उसके जस्ट बाद दो क्या हो जाएगा? तो कोई भी अगर नहीं है तो सत्य के रूप में क्या दिया जाएगा? तो सत्य के रूप में दिया जाएगा कुछ नहीं। अगर कोई नहीं है तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कहाँ पे है? कुछ शेर मांसाहारी पशु नहीं होते, कुछ शेर शाकाहारी पशु नहीं होते। मांसाहारी नहीं पूछा इसने, शाकाहारी पूछा है, तो कुछ शेर शाकाहारी पशु नहीं होते। अगर कोई नहीं है तो कुछ नहीं, तत्कालिक अगर रूप में पूछा गया है तो समतुल्यता जो होती है, एक दूसरे से समानता, आपसे नहीं कहते कि कोई नहीं कुछ नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? कौन से कथन जो तार्किक रूप से समतुल्य है, यानी तार्किक रूप से एक उससे साथ हैं? कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, कुछ गैर कुत्ते आक्रामक पशु हैं, कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, तो कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और डी जो है समतुल्य हैं। आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं? एक दूसरे के विपरीत बताने हैं अपने को। सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, और कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ वस्तुएं नश्वर नहीं है, कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। तो सभी, या तो सभी वस्तुएं नश्वर होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट बताने, तो ऑपोजिट में या तो हो गया, या तो होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि ये हमारी वस्तु है, इसको वैसे डिनोट करता हूं मैं, और ये नश्वर, सभी वस्तुएं नश्वर हो गई, जितनी भी वस्तुएं थे सारी नश्वर होगी, या फिर कोई भी वस्तु नश्वर नहीं हुई, नश्वर को अलग कर दो, वस्तु को अलग कर दो, तो सभी वस्तुएं नश्वर है या कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। ए और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची ए और ई से निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह मीडिया केवल प्रकाशिक संग्रह मीडिया है? केवल यानी कि प्रकाशिक संग्रह मीडिया है, तो इनमें से डीवीडी रैम, पेन ड्राइव, चुंबकीय टेप, एसएसडी या ब्लूरे डिस्क, तो कौन सा है? तो जो डीवीडी रैम है और ब्लूरे डिस्क है, ये जो है केवल प्रकाशिक संग्रह मीडिया है, तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में BIOS किस शब्द का संक्षेप है? BIOS, तो बी से क्या होता है? बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आंसर डी हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं को सही अवरोही क्रम को पहचानिए। यानी कि भंडारण क्षमता दी, स्टोरेज दे रखी है, तो उसको अवरोही क्रम में करना है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है, फिर उसे छोटा स्टोरेज लिखना है, फिर उसे छोटा। तो जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाइट है, बिट्स है, वो सबसे छोटी होती है। बिट्स के बाद निबल आता है, फिर बाइट आता है,
फिर किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है। और ये होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो होती है 1024 की, यानी 1024 बिट एक एक निबल होती है। 1024 निबल एक बाइट होती है। 1024 बाइट एक किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट होती है। और 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट एक पेटाबाइट होती है। 1024 पेटाबाइट एक हेक्साबाइट होती है। 1024 एक्साबाइट एक जेटाबाइट होती है। और 1024 जेटाबाइट एक योटाबाइट होती है। इतनी ज़्यादा आपको बता दी है अभी तक। ये अभी तक अपने पास टीबी वगैरह ये आप लोग नॉर्मल यूज़ करते हो। जब आप और 10-15 साल पीछे जाओगे तो आपको एमबी में चिप मिलती थी, मेमोरी कार्ड, जिसमें आप गाने वगैरह भरवाते थे, वीडियोस भरवाते थे। वो एमबी में मिलती थी, 512 एमबी की। उसके बाद आने लगी जीबी की, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB। फिर अब ज़्यादा जीबी होने लगी, तो अब स्टोरेज जो है अगर आप सिस्टम चलाते हो तो टीबी में है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, अभी आपको बता दिया ये तो। अब तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा योगाबाइट, जो सबसे बड़ा है। योगाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, फिर आता है टेराबाइट, और फिर आता है मेगाबाइट। तो 4321 ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इतने क्वेश्चन इतने एग्जाम से में आया हुआ है 2019, 20, 22, 23 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर में आए प्रमुख periodic परिवर्तनों में के सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो जनरेशन आई कंप्यूटर की, उसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर चिप होती है जो, वही चेंज होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है, तो सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आया है फोर्थ जनरेशन में। फिर आइए, फिर है जो हमारा सेकंड जनरेशन में जो, थर्ड जनरेशन में जो आया है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आया है। वैक्यूम ट्यूब जो है हमारी, वो फर्स्ट जनरेशन में थी। और ट्रांजिस्टर जो है हमारा, वो सेकंड जनरेशन में प्रयोग होने लगा था। तो CADB आंसर ये राइट हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें तो नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर तो फोर्थ में आएगा, ए का 4 होगा, डी का। तो ACDB आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट में वेब डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए आइकन्स के रूप में साउंड फाइल फॉर्मेट होती हैं। तो जो फाइल फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आइकैनिक रूप से साउंड फाइल को फॉर्मेट करते हैं। तो WMV, WAB, AV, या AVI, MOV, या MP3। तो इसमें कौन जो उसको आइकन को फाइल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो करते हैं WAV और MP3। MP3 तो आप सभी को पता ही होगा कि MP3 जो आप जितने भी म्यूजिक सुनते थे, जो गाने डाउनलोड होते, आपको MP3 में आते थे। तो ई आंसर इसमें नहीं है, पहले तो उसको काट दो। तो अब दो में ही बच गया। तो इसमें बी में क्या है, WAV, और ए में है WMV। तो WAV हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान किसमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे? तो किन में खोले गए थे? 1832 लाहौर में, 1882 मुंबई में, या 1843 कोलकाता में, या 1899 दिल्ली में। तो औपनिवेशिक काल में जो है वो कहाँ कहाँ खोले गए थे? वो खोले गए थे 1832 लाहौर में, 1882 बम्बई में, और 1843 कलकत्ता में। इन तीन जगह पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे, A और B C, यानी आंसर डी जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन अधिनियम से निम्नलिखित किन विद्यालयों की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन इतने एग्जाम्स में आया है कि कम से कम 2023 में आया है, 2023 में फिर आया ज्योग्राफी में, 2019 में भी आया था शायद ये। तो किन किन में खोली गई, स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो ACD आंसर जो है राइट हो जाएगा। मेरे को, हाँ आप देखिए, पूरा याद नहीं था, देखिए कितने एग्जाम्स में आया है ये, 2019 में, 19 में, 22 में, 21 में, 23 में। तो ये नहीं है कि बच्चों की सिलेबस बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। हाँ, जून के बाद आपका सिलेबस जरूर बदल जाएगा, ये आपका लास्ट चांस है इसी सिलेबस का, फिर कुछ आपको सिलेबस में चेंज देखने को जरूर मिलेगा। तक्षशिला का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था? तो यूनेस्को ने तक्षशिला को कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था? 1980, 90, 92 या 78 में? तो ये घोषित किया था बच्चों 1980 में विश्व धरोहर के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापित किया जाना था? तो किस मॉडल पर जो है स्थापित किए जाने थे? ये किए जाने थे लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दे दी थी? यानी लड़कियों को जो है अनुमति दे दी थी। तो किस विश्वविद्यालय ने दे दी थी? इलाहाबाद ने, मुंबई ने, दिल्ली ने या मद्रास ने? तो वो दी थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा शामिल थी? वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद या धर्मसूत्र? तो जो भारत के प्राचीन ग्रंथ थी, जो प्राचीन पद्धति थी, वो इन सभी को मिलाकर जो है शिक्षा में शामिल किया गया था। ये सभी चीजें जो हमारी शिक्षा में शामिल थी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगर किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पे अलग से स्पेशल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या सीरीज चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सपोर्ट करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू बच्चों।